Good morning, everyone. As you all know, we are discussing the chapter Our Environment, and today's topic is How do our activities affect the environment? बेटा आपको पता होगा हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अवर एनवायरनमेंट एंड आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इट मीन्स कि कैसे हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है। वी आर एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है इस इन्वायरमेंट के। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस, और जब भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, हम उससे सफ़र करते हैं, वो हम पर भी इफेक्ट करता है। एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड, और हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, इस इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th हाउ आवर एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। अगर आपको क्लास 9th का चैप्टर याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि उसमें उन एक्टिविटीज़ के हमें बताया गया था जो हमारे इस इन्वायरमेंट को, इस साफ फ्रेश इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करती हैं। In this chapter, we shall be looking at two of environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. और इस चैप्टर में हम दो environmental problem को डिस्कस करने वाले हैं। पहली है हमारी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड सेकेंड वन इज वेस्ट डिस्पोजल। एंड इसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन O3 इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर ओजोन की हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है। वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जबकि अगर हम O2 की बात करें जो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है, वो बहुत एक एसेंशियल गैस है हमारे इन्वायरमेंट के, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ये ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए नेसेसरी है। ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है वो एक डेडली पॉइजन है। हाउ एवर एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शन। ओजोन एक डेडली पॉइजन है, लेकिन अगर हम हायर लेवल्स एटमॉस्फेयर में देखें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। क्योंकि ये क्या करता है, हमारी जो अर्थ है उसको यूवी रेडिएशन यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रहे हैं उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नोन एज अ कॉज ऑफ स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। और ये जो रेडिएशन है ये इतना बेकार, मतलब इतना बेकार है कि ये क्या करता है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि ह्यूमन बींग के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्किन कैंसर का, कि क्योंकि अगर इसकी रेडिएशन किसी भी ह्यूमन पे पड़ेगी तो उसको स्किन कैंसर होने का खतरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग अपॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ओजोन जो है अगर एटमॉस्फेयर में हम देखें तो एक किसका रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है जब यूवी रेडिएशन के संग एक्ट करती है, ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करती है, तो तब क्या बनता है, O3 बनता है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एंड एटम्स। और ये जो हायर यूवी रेडिएशन है क्या करती है, स्प्लिट करती है ऑक्सीजन को, ठीक है, कुछ पार्ट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है एंड कुछ को फ्री रहने देती है। दीज एटम्स देन कंबाइन विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। और फिर ये जो ओजोन है, ये जो मतलब जो ऑक्सीजन के जो अलग अलग एटम्स हैं ये एक साथ मिल जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ओजोन को बनाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब ऑक्सीजन जो है जब वो हायर लेवल पे एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल होगी तो वहाँ पे वो ओजोन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संग रिएक्ट करेगी और ओजोन को बनाएगी, और यही ओजोन फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ में आने से रोकेगा। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। जो अमाउंट थी ओजोन की एटमॉस्फेयर में वो ड्रॉप होने लगी थी 1980 से, मतलब उसकी स्टार्टिंग होने लगी थी, वो कम होने लगी थी। दिस डिक्रीज हैज़ बिन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन एक्सटिंग्विशर। और ये माना गया था, इसको किससे लिंक किया गया है, जो केमिकल्स जो यानी सिंथेटिक केमिकल्स ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर पर होता है और फायर एक्सटिंग्विशर में,
उसको माना गया था कि उसकी वजह से, उसके मतलब रिलीज़ की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम succeeded in forging an agreement to freeze CFC production at 986 levels. It is now mandatory for all manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world. और फिर 1987 में एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उसमें ये बोला गया है कि जितने भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर करती हैं तो वो अपनी जो CFC जो है, जो अपने रेफ्रिजरेटर उन्हें CFC से फ्री कर दें। ओके, तो मतलब ये जो ओजोन लेयर का जो मतलब माना गया कि जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो CFC की वजह से हो रही है, इसलिए जो एक प्रोग्राम हुआ उसने मतलब UNEP उसने बोला कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर कुछ भी मतलब बना रहा है तो उनके जो रेफ्रिजरेटर होंगे वो CFC से फ्री होंगे, यानी कि उनमें CFC नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। कि गार्बेज आपको पता होगा कि वो कूड़ा कबाड़ा जो हम अपने घर से बाहर फेंकते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम रोज़ फेंकते हैं। वट आर सम ऑफ दीज मटेरियल्स, इनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है। वट हैपन्स आफ्टर वी थ्रो देम अवे। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसका आगे फिर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम। दिस कुड इंक्लूड वेस्ट generated during the day like kitchen waste, vegetable peels, tea leaves, milk packets, empty spoons, torn clothes and broken footwear. Bury this material in the pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect material in an old bucket, flower pot and cover it at least for 15 centimeter of soil. Keep this material moist and observe for 15 intervals. What are the material that remain unchanged? ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई जिसमें उन्होंने बोला है कि आपको अपने किचन का जो वेस्ट है उसे कलेक्ट करना है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, टी लीव्स होगी, ठीक है, रैपर्स हो गए। इन सभी चीज़ों को आपने क्या करना है, एक बकेट में या फिर एक पिट खोदना है, वहाँ पर डाल देना है और फिर आपने इसको वॉच करना है 15 डेज़ के बाद, हर 15 डेज़ में देना है। तो आपने ये नोटिस करना है कि कितने मटेरियल चेंज हुए हैं, कितने नहीं चेंज हुए हैं, उन्होंने कितना टाइम लगाया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। इतना क्लियर हो गया। वी हैव सीन इन चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। बेटा अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, बायो का फर्स्ट चैप्टर जो है, तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के में जो वेस्ट है उसको रिलीज़ करने में और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बात ये पूछी जा रही है कि आपको ऐसे कुछ एंजाइम के बारे में नहीं पता जो मतलब जो हम हर चीज़ जो हम खाते हैं उसको क्या कर सकें, तोड़ सकें। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड टू ब्रेक डाउन द पर्टिकुलर सब्सटेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एक्शन होता है और जो एंजाइम हर काम के लिए, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, उसके लिए हर अलग अलग एंजाइम होते हैं। दैट इज़ वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ़ वी ट्राई टू ईट कोल। इसीलिए अगर हम कभी भी हम कोल को खाने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटीरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सैप्रोफाइट्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली जा रही है कि जैसे हम कोल को नहीं खा सकते, उसी तरीके से जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको सर्टेन बैक्टीरिया नहीं खा सकते या फिर जो सैप्रोफाइट्स है वो नहीं खा सकते। दीज मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। और ये जो मटेरियल जैसे प्लास्टिक जो मटेरियल्स हैं ये जो मटेरियल है इनको कुछ फिजिकल प्रोसेस यानी कि हीट और प्रेशर के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, इनको इन्वायरमेंट से कम किया जा सकता है। बट अंडर द एम्बियंट कंडीशंस फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट दिस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर हम अपने इन्वायरमेंट की कंडीशंस देखें तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो लंबे टाइम तक रहती हैं।
सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, बायोडिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, एंड अप हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल। अब आपको एक्टिविटी देख के बताना है कि कितने सब्सटेंसेज ऐसे थे जो क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। सम सब्सटेंसेज दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। और वो सब्सटेंसेज जो क्या नहीं होते बेटा, जो ब्रोक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, ईजिली, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेज मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। और यहाँ पे बताया गया है कि ये वो सब्सटेंस है जो लंबे टाइम तक इस एनवायरमेंट पे रहेंगे, ठीक है, और हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।